वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 5 नवंबर 2025। जो मेन न्यूज़ कवर किया गया है वो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। एक लंदन बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है QS, उसने अपना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 को रिलीज़ किया है, जिसमें एशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया गया है। भारत का टॉप यूनिवर्सिटी IIT दिल्ली है और ये लगातार 5th टाइम है। फिर संजय गर्ग, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के नाम से भी ये फेमस है। इंडियन ओरिजिन के जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट हुए हैं। ये पहले मुस्लिम हैं और पहले साउथ एशियन हैं जिनको ये पोस्ट जो ये इस पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है ये। फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 है, उसमें इंडिया को 86th रैंक किया गया है। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 6 पोजीशन डाउन हुआ इंडिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स समिट मीटिंग 2025, ये साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो होगा 2026 का मीटिंग, वो शेंजन चाइना में होने वाला है। फिर डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था एट द वर्ल्ड समिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट 2 इन दोहा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन है, वो आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मेलिसा हरिकेन, ये 5th कैटेगरी 5 का हरिकेन है, जिसमें विंड का स्पीड 250 किलोमीटर्स एंड अबव होता है, जिसने जमाइका और क्यूबा उसको तबाह कर दिया था। भारत ने उसको सहायता राशि भेजी है। फिर डॉक्टर भूपेन हजारिका, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित, इनका बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन किया जा रहा है इस साल। तो फिर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2025, ये 6 लोगों पे कन्फर किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और जो 3rd एशियन यूथ गेम्स था, मनामा कैपिटल है आपका बहरीन का, उसमें संपन्न हुआ और मेडल टैली में इंडिया का जो पोजीशन था वो आपका 6 था, ठीक है। और फिर वीडियो के लास्ट में कुछ MCQ होंगे, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम्स के पैटर्न पे आपके आयोजित किए गए हैं, ठीक है। इसको अब स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, आप देख लो, सुनामी यही है ना। सुनामी बेसिकली क्या होता है, जाइंट वेव्स को कहते हैं सुनामी। ये हर साल मनाया जाता है 5 नवंबर को। हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया था, 2016 में। दिसंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसमें कहा गया कि हर साल 5 नवंबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इसीलिए देखो 2016 5 नवंबर को पहली बार मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। जब भी हम लोग डेज पढ़ते हैं, एक तो याद रखते हैं पहली बार कब मनाया, सॉरी किस दिन को मनाया जाता है ये डे। दूसरा हम लोग क्या याद रखते हैं, इस साल इसका थीम क्या है। तो 2025 में जो इसका थीम है, बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस, ये इसका थीम है। देखो ये तो हो गया। अब आ जाओ वर्ड सुनामी पे। सुनामी जो वर्ड है ना, वो जापानीज वर्ड है, ठीक है। इसमें देखो 2 वर्ड यूज किया गया है। सू का मतलब होता है हार्बर, हार्बर को हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। दूसरा वर्ड है नामी, नामी का मतलब होता है वेव्स, ठीक है। इसको कहते हैं वेव्स, हिंदी में कहते हैं इसको लहर। ये देखो बेसिकली है क्या, सुनामी। जैसे जापान है, जापान देख लोगे ना, वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। ये सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आता है, जोन में आता है, जो वर्ल्ड में टेक्टोनिकली सबसे अनस्टेबल एरिया है, जहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। आप वॉल्केनो वहाँ पे बहुत देखोगे, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी बहुत सारा देखोगे। इसमें होता गया था जापान, आप जानते हो वहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं। तो अगर थोड़ा 100 200 300 साल पहले चले जाओ, जापान एक एग्रीगेरियन इकॉनमी था। एग्रीगेरियन मतलब
वो बेसिकली डिपेंडेंट होता था एग्रीकल्चर पे और मछली पालन, मछली पे डिपेंडेंट होते थे, समुद्र में जाते थे मछली पकड़ने के लिए। तो बंदरगाह के पे ही जाएंगे, नौका वहाँ पे लगाएंगे। बंदरगाह के पास एक जापानीज खड़ा है, वो क्या देखता है, समुद्र से ना जायंट वेव्स हैं, लहरें हैं जो उसके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो वेव्स आपके जाते हैं किसके तरफ, लैंड के तरफ जाते हैं। तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर दिया, सुनामी सुनामी सुनामी। वहीं से ये नाम स्टक कर गया है। ठीक है, ये एक छोटी सी कहानी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनामी होता क्यों है? सुनामी का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो होता है अर्थक्वेक। समुद्र के अंदर, समुद्र का जो तल है, ठीक है, या समुद्र का जो बेड है, ओशन बेड है, वहाँ पे भी आपका अर्थक्वेक्स आता है। तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। वो एनर्जी जो रिलीज होता है वो आपका डिसिपेट होता है पानी में, ओशन में। वो क्रिएट करता है जाइंट वेव्स, सीरीज ऑफ वेव्स। और ये क्योंकि आप जानते हो अर्थक्वेक्स में आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, इसके कारण क्या होगा, सीरीज ऑफ वेव्स क्रिएट होगा जो जाएगा किसके तरफ, लैंड के तरफ। ठीक है, इसको कहते हैं सुनामी। 2004 दिसंबर 26 दिसंबर 2004 में सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहाँ पे एक ज़बरदस्त सुनामी आई थी। ठीक है, ज़बरदस्त अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, और आप जानते हो वो ना पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। भारत में अंडमान निकोबार तो कुछ द्वीप तो डूबे ही डूबे थे। वो तमिलनाडु के जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसमें भी पानी घुस गए थे, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो एक तो क्या होता है, जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है। दूसरा कारण हो सकता है ना वॉल्केनिक इरप्शन। बहुत लोग सोचते हैं ना जो ज्वालामुखी है वो सिर्फ लैंड पे पाया जाता है, अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी जो है वो आपके ओशन बेड पे भी है, ठीक है, समुद्र के तल पे भी है। तो जब ज्वालामुखी फूटेगा डेफिनेटली एनर्जी निकलेगा, वो भी आपका सुनामी क्रिएट करता है। दूसरा होता है सबमरीन लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड को हिंदी में कहते हैं भूस्खलन। जैसे देखो, आपने देखा होगा स्पेशली मानसून के समय, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, उत्तराखंड में ज़बरदस्त बारिश हुई, लैंडस्लाइड हो गया, इतने लोग मर गए। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो गया। ये सब आप सुनते हो ना, बारिश होता है, पहाड़ टूटते हैं, गिरते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ टूटते हैं, गिरते हैं और वो समुद्र में जाते हैं, वो भी आपका क्रिएट कर सकता है सुनामी। या फिर क्या हो सकता है, अगर एक लार्ज एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हो। दो वर्ड है, एक एस्ट्रॉयड होता है और एक मीटियोर्स होता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड्स क्या है, ये रॉक्स होते हैं जो ना सन का चक्कर लगाते हैं, और ये बेसिकली आपको कहाँ पाए जाएंगे मैक्सिमम, ये जो एस्ट्रॉयड का बेल्ट है ना, ये आपका पाया जाता है बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में। तो मंगल ग्रह और जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में देखिएगा एक बहुत बड़ा बेल्ट है जिसमें ये रॉक्स पाए जाते हैं, उसको एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। कुछ एस्ट्रॉयड्स क्या होता है, वहाँ से छिटक के अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो अर्थ पे गिरने लगते हैं, उसको बोलते हैं मीटियोर। अधिकतर मीटियोर क्या होता है, ऊपर ही जल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मीटियोर ऐसे होते हैं ना जो हमारे एटमॉस्फेयर में जल नहीं पाते, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, और वो गिर जाते हैं अर्थ पे, उसको मीटेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, मीटियोराइड्स बोलते हैं, मीटियोराइड्स ये होता है। ठीक है, तो जो हमारे अर्थ के सरफेस पे फ्रिक्शन के कारण नहीं पूरी तरह से जल पाता है मीटियोर्स, वो अर्थ पे गिर जाता है। कहते हैं कि बहुत पहले 1900 के शुरुआत में ऐसा एक जाइंट मीटियोराइट्स अर्थ पे गिरा था साइबेरिया में। उसके बाद आइस एज स्टार्ट हुआ, और ये आपके जितने सारे हैं ना, ये डायनासोर्स वगैरह, वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो जब मीटेराइट्स का इम्पैक्ट होगा, अगर वो पानी में गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, वो भी क्रिएट करता है आपका सुनामी। ठीक है, ये तो देखो ये सब हो गया, ये थोड़ा साइंटिफिक ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लियर रखना। फिर ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है, इंडिया शाइन्स एज रिसर्च हब। ठीक है, क्यों मोदी साहब ने ट्वीट किया, किस चीज़ पे ट्वीट किया था, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
एशिया 2026 यानी कि एशियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन हैं, ठीक है। उसमें मोदी साहब के ट्वीट में देखो 2016 में सिर्फ 24 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि 2025 में इसमें 294 यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया। गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये दर्शाता है कि भारत में जो हायर एजुकेशन है उसका क्वालिटी धीरे धीरे क्या है वो बढ़ता जा रहा है, इसी को रिकॉग्नाइज किया गया है इसमें। इसीलिए देखो मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है, ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं कि 5 यूनिवर्सिटी जो है ना वो एशिया के टॉप 10 में एंड 25 अमंग द टॉप 50 में आते हैं, ठीक है। वो किस में है, पेपर्स पर फैकल्टी। इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना मत करो, सिंपल सा रहने दो। थोड़ा सा डिटेल में देख लो क्या करना है, इसमें याद क्या करना है। पहला क्यूएस जो है ना, कॉकरेली साइमंड्स, ये बेसिकली देखो एक कंपनी है जो एजुकेशन में कंसल्टेंसी का काम करता है। वो बेसिकली ना एडमिशन वगैरह का काम करवाता है, ठीक है, ये वही काम करवाता है, लेकिन बहुत फेमस है। ये लंदन बेस्ड कंपनी है क्यूएस, जो ना निकालता है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग होती है, उसमें पूरे वर्ल्ड का किया जाता है, फिर ये रीजनल करके निकालता है। रीजनल में इसने निकाला है एशिया का। तो इसने रिपोर्ट निकाली है एशिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं, ठीक है। इंडिया की पहले बात कर लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, इसको बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी माना गया है, टॉप रैंक किया गया है जितने सारे इंडियंस थे। और इंडियंस में इसको लगातार 5वीं बार सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना गया है। लेकिन देखो अभी भी भारत में अगर वर्ल्ड से एशिया से कंपेयर करो तो हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं है। आईआईटी दिल्ली को एशिया में 59th रैंक दिया गया है, ठीक है। ये भी दूसरी कहानी बताता है कि एजुकेशन में अभी हमें कितना और अच्छा करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या याद रखना है, आईआईटी दिल्ली बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी है लगातार 5th टाइम, लेकिन एशिया में इसका रैंक कितना है, 59th। आईआईटी दिल्ली के बाद आपका आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसको देखते हो ना बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा IISC, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर सेकंड पे है, फिर आईआईटी मद्रास थर्ड पे है, बॉम्बे फोर्थ पे है, आईआईटी कानपुर फिफ्थ पे है, और सिक्स्थ पे है आईआईटी खड़गपुर। फिर एक तो याद रख लेंगे कि इंडिया वाला, दूसरा याद रखते हैं ना एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी क्या है। पहले 5 को याद रखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ध्यान रखना हांगकांग जो है वो चाइना का है, लेकिन ना बहुत जगह देखोगे हांगकांग को अलग रखा जाता है, चाइना को अलग रखा जाता है, क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है हांगकांग को, ठीक है। इसलिए हांगकांग को चाइना से अलग रखा गया है। चाइना को मेनलैंड चाइना बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप एशियन यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग चाइना का, ठीक है। सेकंड पे है ना पीकिंग यूनिवर्सिटी, ये प्रॉपर चाइना, मेनलैंड चाइना जिसको बोलते हैं ना उसका है। थर्ड पे है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ठीक है। NTU, इसको बहुत जगह देखिएगा ना लिखा हुआ रहेगा NTU। NTU क्या हो गया, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। फोर्थ पे हो गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और फिफ्थ पे है फुनान यूनिवर्सिटी चाइना। 5 इसलिए भी याद रखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें 5 ऑप्शंस वाले होते हैं, उसमें सीक्वेंस पूछ लेता है, पहला कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फिफ्थ कौन, इसलिए 5 याद करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें 1526 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया फ्रॉम एशिया। सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है ना वो है चाइना का 394, फिर है इंडिया का 294, फिर जापान, और उसके बाद है साउथ कोरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडिया सेकंड रैंक पे आफ्टर चाइना। बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी हो गया आईआईटी दिल्ली, लेकिन एशिया में इसका रैंक है 59th और बेस्ट एशियन यूनिवर्सिटी है हांगकांग, ये याद रखना है। फिर संजय गर्ग, इन्होंने चार्ज संभाल लिया है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं और केरला कैडर के हैं, ठीक है। एक तो देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम रहता है, तो वो पूछता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड्स BIS, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, वो तो ठीक हो गया, कुछ एग्जाम्स में थोड़ा डीप जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या पूछता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखिएगा। मिनिस्ट्री कौन सा है ये भी पूछता है। इसका देखो हिस्ट्री क्या है। जो BIS है ना, इसको सेटअप किया गया था एज द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस ऑन 6 जनवरी 1947। इसका मतलब कंट्री को आज़ाद होने से पहले ही अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI। बहुत जगह आप पहले ऐड देखते होगे ना, लिखा रहता है ISI मार्क है, अभी भी आप देखते होगे ISI मार्क है, वो देखें थोड़ा सा भी आते हैं। इसको सेटअप किया गया था एज अ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। फिर 1 अप्रैल 1987 को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंड, इसका नाम चेंज करके इसको कर दिया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडिया स्टैंडर्ड्स सॉरी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। इसका मतलब एक ये आपका हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। देखो STATUTORY, स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ना, सिंपल से इंग्लिश में कहें तो इसको लीगल कहते हैं, या हिंदी में कहें तो कानूनी रूप से। अब क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 इसको पार्लियामेंट ने पास किया था और उसके तहत BIS को सेटअप किया गया, इसलिए BIS क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी सेटअप हो गया। इसी में याद रखना एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। जैसे प्रेसिडेंट, कल के वीडियो में आपने देखा प्रेसिडेंट मुर्मू गई थी उत्तराखंड, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो लॉ के द्वारा सेटअप किया जाता है, यानी कि सेंटर में हो गया पार्लियामेंट और स्टेट में हो गया, स्टेट क्या, लेजिस्लेचर, उसके द्वारा सेटअप किया जाता है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी। हमारे देश में कुछ ऐसा बॉडी है ना जिसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेटअप किया गया है ना लॉ के द्वारा सेटअप किया गया है, जैसे नीति आयोग, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी या एक्स्ट्रा लीगल बॉडी। तो नीति आयोग का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी। थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ भी याद रखना होता है। अब देखो वापस आ जाते हैं BIS पे। BIS का देखो काम क्या है, ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी। सिंपल सी क्या है, ये हमारे देश में ना क्वालिटी का मानक सेट करता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी को कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होना चाहिए, और फिर अगर आप इस सारे क्राइटेरिया को प्रूफ देते हो तो आप पे एक ठप्पा लग जाएगा कि आपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया, इसको आपको सर्टिफाई किया जाता है, ठीक है, BIS मार्क्ड हो गए। यही उसका मतलब होता है ना। इसमें देखो दो चीज़ है, मार्किंग किया जाता है ISI या फिर एग मार्क। इस तरह का क्वेश्चंस भी रहता है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे आप उसको। ISI की मार्किंग को किस प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, रूल ऑफ द थंब ऐसे याद रखना, जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, या फिर आप देख लो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रिज, TV वगैरह सब, इस पर आप जो मार्क देखोगे वो ISI का मार्क देखोगे, यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ISI का देखते हो। फिर आप एग मार्क देखते हो, आपके घर में घी का डब्बा होगा किसी कंपनी का, उस पर देखना, उस पर आपका एग मार्क लिखा होगा। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे उस पर दिया जाता है एग मार्क, ठीक है।
तो रूल ऑफ द थंब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हो जाएगा एगमार्क, और जो मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है आईएसआई। ये रूल ऑफ द थंब देखना। एगमार्क जो होता है ना, उसको कौन एडमिनिस्टर करता है? इसको करता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये किसके अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो आईएसआई तो बीआईएस के अंदर आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एगमार्क जो होता है ना, वो बीआईएस के अंदर नहीं आता, वो किसके अंदर आता है? अंडर द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, और उसमें भी स्पेसिफिक हो जाए तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये थोड़ा सा चीज़ इसमें याद रखना है, ठीक है। ज़ोहरान ममदानी, ये न्यूज़ अभी आया था। ये है ज़ोहरान ममदानी, ये जीत गए हैं, ये न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे, लेकिन ये मेयर बनेंगे 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। देखो न्यूज़ क्या है। पहला, ये किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा ऐसे याद रखना अमेरिका में बेसिकली 2 ही पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। आप जानते हो रिपब्लिकन पार्टी का जो मेन सिंबल होता है, इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोलते हैं। रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जीओपी भी बोलते हैं। और इसका जो सिंबल है बेसिकली वो एलिफेंट है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो मेन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से जो प्रेसिडेंट पहले थे वो थे जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। इसका सिंबल जो है ना वो बेसिकली डोंकी है, डोंकी या गधा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, आउट ऑफ द वे ये सब भी रहता है, याद रखना। करंट अफेयर्स सिंपल वन लाइनर भी होता है। 20% जो अच्छे एग्ज़ाम दोगे ना, वन लाइनर की संख्या थोड़ा रहेगा, लेकिन मार्क्स सिक्योर करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन से अलग हो पाओगे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका जो सिंबल है वो डोंकी है, और रिपब्लिकन पार्टी जो है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उसका एलिफेंट है। ज़ोहरान ममदानी ये जीत गए हैं इलेक्शन, और ये बन जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इन्होंने किसको हराया? एंड्रयू क्यूमो को। ये न्यूयॉर्क के पहले गवर्नर रह चुके हैं, उनको इसने हरा दिया, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है, जो न्यूयॉर्क सिटी है ये यूएस का सबसे बड़ा सिटी है, और पहली बार कोई मुस्लिम न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना है। ज़ोहरान ममदानी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग एग्ज़ाम फोकस ही रहेंगे। देखो ज़ोहरान ममदानी का जन्म हुआ था कंपाला। कंपाला जो है वो कैपिटल है युगांडा का। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका, ज़ोहरान ममदानी साहब का बर्थ यूएस में नहीं हुआ है, इसीलिए ये कभी भी यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अमेरिका का प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो अमेरिकन सिटीज़न होगा, प्लस जिसका बर्थ यूएस में हुआ होगा। अब क्योंकि ज़ोहरान ममदानी का बर्थ यूएस में नहीं हुआ है, इसलिए ये कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोग ज़ोहरान ममदानी को क्यों कवर कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग रहते हैं इंडिया में, लेकिन फिर यूएस की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़ोहरान ममदानी के जो फादर हैं वो है महमूद ममदानी, ये गुजराती हैं, ये फिर चले गए थे युगांडा। ज़ोहरान ममदानी की जो मदर हैं वो है आपकी मीरा नायर। मीरा नायर, इनकी फिल्म थी, ठीक है, सलाम बॉम्बे वगैरह इन्होंने फिल्म बनाया था, मीरा नायर। ये मीरा नायर की, और मीरा नायर भी भारतीय हैं लेकिन चली गई हैं अमेरिका, और महमूद ममदानी इनके फादर हैं जो चले गए थे आपके युगांडा, और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? युगांडा में। तो इनका एक इंडियन कनेक्शन है, इनके मदर और फादर दोनों इंडियन डिसेंट के हैं, ठीक है, लेकिन ये सिटीजन है किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इसमें साइड वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जीओपी, डोंकी और ये सब, एलिफेंट, ये सब थोड़ा याद रखना भाई। फिर WGP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025, ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है लेकिन इसको फिर भी शामिल कर
लिया गया है क्योंकि बीच में गैप हो गया था, इसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट गए थे। इंडिया को रैंक किया गया है 86। ठीक है। पहला, जब भी कोई इंडेक्स वगैरह रिलीज होता है उसको देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है। इसको रिलीज कौन करता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है इसको रिलीज करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। ये बेसिकली एक तरह का संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड में। रफली क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। उसके फिर थ्योरीज हैं, अभी छोड़ दो उसको। तो फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है डेविड डाइसी की बुक है, उसी पे रूल ऑफ लॉ को प्रपोर्ट किया गया था, तो उसको भी छोड़ देते हैं, हमें डेविड डाइसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम अब सिर्फ अभी सिंपल याद रखते हैं। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है उसको रिलीज करता है यूएस बेस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये उसको रिलीज करता है। जो फर्स्ट रिपोर्ट था वो रिलीज किया गया था 2008 में, और इसको हर साल रिलीज किया जाता है। 2025 का जो रिपोर्ट है वो रैंक करता है 143 कंट्रीज को, जबकि पिछले साल 142 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया था। तो फिर ये 143rd कंट्री कौन है 2025 के रिपोर्ट में? ये आपका है कतर। कतर को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चीज़ क्या याद रखना है आपको, है ना। अगर आप दोगे थोड़ा सा पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह एग्ज़ाम, क्योंकि वीडियो में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन भी लिख देता हूँ, इसलिए जब आप पीसीएस वगैरह दोगे तो उसमें ना मल्टीपल चॉइस बनाएगा, पूछेगा कौन सही है कौन गलत है। जैसे कुछ एमसीक्यूज में भी देते हैं आपको, हम आपको नॉट बना के देते हैं, नॉट करेक्ट। लेकिन कुछ पेपर्स देखोगे ना पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह के, स्टेट के जो होते हैं, उसमें पूछते हैं, उसमें इसी तरह से पूछेगा इसको रिलीज़ कौन करता है, कितने दिनों पे रिलीज़ होता है, कितने कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, कौन शामिल हुआ है नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से पढ़ोगे ना, आराम से पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सारे कर दोगे। ठीक है। फिर ये जो आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 है, इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन है? इसमें ना बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिस पे कंट्रीज को मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे बेहतरीन जो पोजीशन होगा 1, यानी कि सारे क्राइटेरिया पे जो कंट्रीज खड़े उतरेंगे, जो उसको मीट करेंगे, उनको 1 दिया जाएगा, जो कोई नहीं होता क्योंकि इन थ्योरी में इम्पॉसिबल है। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर करेगा उसको टॉप पे रखा जाएगा। तो टॉप पे कौन है? डेनमार्क। उसका स्कोर कितना है? 0.90। हम लोग पहला का याद कर सकते हैं, स्पेशली ना इंडिया का याद रखना। सेकंड पे आपका है नॉर्वे, थर्ड पे है फिनलैंड, फोर्थ पे है स्वीडन और फिफ्थ पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 5 कंट्री हो गए। कुछ एग्जाम्स में देखोगे टॉप 5 नहीं पूछेगा, टॉप नहीं पूछेगा, पूछेगा बॉटम पे कौन है। तो 143rd कंट्री कौन है? वेनेजुएला। वेनेजुएला, इसका नाम बराबर आप सुनते हो, निकोलस मदुरो इसके प्रेसिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पूरा जी जान लगाया है किसी तरह इसको सत्ता से हटा दिया जाए। और निकोलस मदुरो की जो टॉप ऑपोजिशन लीडर है, यानी कि जो उनका सबसे ज़्यादा विरोध करती है, निकोलस मारिया मचेदो। ठीक है, तो निकोलस मारिया मचेदो MACHADO, उसको 2025 का नोबेल का पीस प्राइज भी मिला है। ठीक है, वो आप नोबेल पीस प्राइज वाले वीडियो में देख सकते हो। तो 143rd रैंक पे कौन है? वेनेजुएला। ठीक है, और 142 रैंक पे कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो आप जानते ही हो, उस देश में कानून का शासन तो है ही नहीं, लेकिन वेनेजुएला को रखा गया इस पे। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वेनेजुएला को टारगेट कर रहा अमेरिका, इसलिए डाल दिया इसको इसमें। जो भी है, इंडिया का रैंक है 86। पिछले साल जो निकाला गया था रिपोर्ट, उसमें इंडिया का रैंक जो था वो 88 था, 80 था। इस बार घट के 86 हो गया है, और इंडिया को ओवरऑल स्कोर कितना दिया गया है? 0.49। फिर एपेक इकोनॉमिक लीडर समिट मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया। इसमें सबसे पहले एपेक, इसका पहले याद रखना फुल फॉर्म। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है,
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी जो इकोनॉमिक लीडर्स समिट मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ग्योंगजो, साउथ कोरिया। ये हुआ था 1 नवंबर 2025 को। ये भी न्यूज़ पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वो मिस हो गया था, ठीक है, तो इसलिए इसको डाला जा रहा है। इसको होस्ट किसने किया था? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग ने, ठीक है। इसमें अटेंड किया था कितने कंट्रीज के ने मेंबर्स? 21 मेंबर्स कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो अटेंड किए थे। याद रखना, ताइवान, जिसको चाइनीज ताइपे भी बोलते हैं, ठीक है, उसके लीडर अटेंड नहीं करते हैं, उसके इकोनॉमिक मिनिस्टर्स करते हैं। ताइवान को छोड़ दे तो बाकी जो 20 मेंबर कंट्रीज हैं उसके लीडर्स में समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जब मीटिंग पूरी हो गई तो उन्होंने डिक्लेरेशन इशू किया, हमें उसमें नहीं जाना है। उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है? ग्वांगझोउ डिक्लेरेशन। देखो, कभी कभी आप देखोगे ना एग्जाम में पूछेगा, ग्वांगझोउ डिक्लेरेशन जो इशू किया गया था वो किससे रिलेटेड था? रहता है ऐसा। तो फिर ये रिलेटेड था किससे? एपेक इकोनॉमिक लीडर्स समिट मीटिंग 2025 जो हुआ था कहाँ पे? साउथ कोरिया में। ये उससे रिलेटेड था, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत डेप्थ में जाएगा तो वो हमारे स्कोप से बाहर है, ठीक है। फिर इस मीटिंग में डिसाइड किया गया जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, क्योंकि ये देखो एनुअल होता है ना, तो फिर जो अगला मीटिंग होगा वो कहाँ पे होगा? शेंजन होगा, चाइना में होगा। और ये कब होगा? 2026 में। इसको भी याद रखना पड़ता है। इसमें हुआ क्या था? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इनकी मीटिंग हुई थी। यानी कि एपेक समिट मीटिंग जब हो रही थी ना, बहुत सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे, तो साइड लाइन में ये दोनों भी मीट किए थे। आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट सेकंड टर्म में, इन्होंने बहुत सारे कंट्री पे टैरिफ लगा दिया है, कस्टम ड्यूटी लगा दिया है ना, और टारगेट किसको किया है? चाइना को। लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप मिले चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से, उन्होंने क्लेम किया कि सब चीज़ ठीक है, ये हो गया वो हो गया, उससे हमें मतलब नहीं है। बेसिकली ट्रंप ने क्या क्लेम किया था? ये G2 समिट मीटिंग है। G2 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टू, ठीक है। ग्रुप ऑफ टू का मतलब है यूएस और चाइना। ये वर्ल्ड के दो लीडर हैं जो दोनों मिलकर वर्ल्ड को संभालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ट्रंप ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना उसका राइवल ही है, प्लस उसके साथ वो कोऑपरेशन करके वर्ल्ड को चला सकता है। चीन का भी उतना ही हक है वर्ल्ड को चलाने में जितना यूएस सोचता है कि हमारा हक है। पहली बार चाइना और अमेरिका के बीच G2 समिट मीटिंग जो था वो कहाँ पे हुआ? ग्वांगझोउ, साउथ कोरिया में। इसको याद रखना। लेकिन सब कहते हैं कि ये चलने वाला है नहीं, देखा जाएगा। G2 समिट याद रखना, फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? ग्वांगझोउ, साउथ कोरिया में हुआ था, बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। फिर एपेक के बारे में जान ले, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 1989 में इसको फाउंड किया गया था और ये इकोनॉमिक ग्रुप है। ये फोकस करता है इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे नहीं। क्राइटेरिया एक ही है, जो भी कंट्री पैसिफिक ओशन रिम, यानी कि जो पैसिफिक ओशन के साथ साथ जो देश होंगे उसी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसीलिए देखो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड का, अगर भारत सरकार के साथ हो जाओ तो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। IMF अभी भी कहता है फिफ्थ है, लेकिन भारत फोर्थ लार्जेस्ट तो हो गया, जापान को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। कारण क्या है? इंडिया पैसिफिक ओशन में नहीं आता, इसलिए इसके जो टोटल मेंबर कंट्री हैं वो 21 हैं, ठीक है। ये सारे कंट्री के नाम हैं। बहुत बार देखा है, बहुत बार जब भी एपेक का मीटिंग होता है ना, तो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कौन कंट्री इसका मेंबर नहीं है, और वो डाल देता ऑप्शन में क्या? इंडिया। इसीलिए देखो मैंने इसको रेड कर दिया, इसको जरूर याद रखना। भारत एपेक का मेंबर नहीं है। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर। ये है डॉक्टर मनसुख मांडविया,
ये इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं एट द WSSD सेकेंड मीटिंग इन दोहा। दोहा कतर की राजधानी है। ठीक है, तो पहले तो आप जान लो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं कौन। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। WSSD का फुल फॉर्म क्या होता है? WSSD का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब क्योंकि सेकंड है इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। ये हो रहा है कहाँ पे? दोहा कतर में 4 से 6 नवंबर 2025 को। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस। और जो फर्स्ट WSSD वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट जो था वो हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में। कोपेनहेगन कैपिटल है किसकी? डेनमार्क की। 1995 में हुआ था। इसका मतलब कितना दिन हो गया? 30 ईयर्स हो गया ना। 20 ईयर्स, सॉरी 20 नहीं, ये हो गया आपके 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद आपका हो रहा है 30 ईयर्स के बाद हो रहा है वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। देखो ऐसा भी पूछ सकता है, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 कितने साल के बाद आयोजित किया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? 30 ईयर्स। इसलिए याद कर लीजिएगा, पहला कब हुआ था? कोपेनहेगन डेनमार्क 1995 में। सेकंड हो रहा है दोहा कतर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये देखो एनुअल है, ठीक है, ये हर साल होता है और इस साल का शेड्यूल अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो पढ़ने का तरीका, इसको होस्ट कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसको हमेशा होस्ट करता है। ये कहाँ पे होगा? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और कब होगा? 11 से 12 नवंबर 2025 को। बेसिकली क्या है, इसमें इंडियन एक्सपर्ट, बाहर के एक्सपर्ट्स, कंपनीज वगैरह को लाया जाता है और डिस्कस ये किया जाता है किस तरह से हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि जो इंडियन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो टारगेट्स है ना उसको पूरा किया जा सके। बस यही है इसमें। अब आ गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 2023 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कुछ टारगेट्स सेट किए गए हैं। इसमें टारगेट क्या है जो हमें अचीव करना है? कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टारगेट सेट करता है कि इंडिया में हर साल कैपेसिटी होनी चाहिए 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का। 2030 तक भारत में टोटल 125 गीगावाट्स ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होनी चाहिए। 2030 तक इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 8 लाख करोड़ का और क्रिएशन होना चाहिए कितने जॉब्स का? 6 लाख न्यू जॉब्स का। और फिर 2030 तक हर साल 50 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये 5 टारगेट सेट किए गए हैं अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर जाहिर सा सवाल आता है, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन को ना क्लीन फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन को आप जानते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो पानी बनता है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वर्ल्ड में वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? जीवाश्म। मीन्स पहले वो एनिमल्स थे, फिर प्लांट्स थे, यानी फॉरेस्ट वगैरह थे, मर गए मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, लाखों करोड़ों साल पहले। फिर वो अर्थ के नीचे चले गए, प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर पड़ा और वो कन्वर्ट हो गए किसमें? पेट्रोलियम ऑयल में या नेचुरल गैस में। उसी को हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम इसको जलाते हैं तो कार्बन निकलता है और कार्बन धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला गया। इसके कारण क्या होता है, कार्बन अर्थ के एनर्जी को ट्रैप करता है। मीन्स सन का जो रेज आता है उसको आने देता है, लेकिन अर्थ जो रेडिएशन वापस भेजता है ना, एक्सेस हीट को, कार्बन उसको ट्रैप कर लेता है, वो अर्थ पे ही रह जाता है। इससे होता क्या है, अर्थ का हीट का बजट गड़बड़ा जाता है और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश, तूफान वगैरह वगैरह। तो फिर इसको कैसे रोका जाए? अल्टरनेटिव फ्यूल्स चाहिए। एक तो सन की एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, विंड एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी।
फोकस है ना हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ किया जा सकता है एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है एज अ फ्यूल, लेकिन हाइड्रोजन बनाओगे कैसे? हाइड्रोजन में भी देखो बहुत तरह का है, लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन पे। पानी है, पानी को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की तरह ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आप पानी को तोड़ोगे, वाटर H2O को तोड़ोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करोगे, फिर उस हाइड्रोजन को आप यूज़ करोगे, उसको स्टोर करोगे, सेल के फॉर्म में बनाओगे, और फिर उसको हम लोग यूज़ करेंगे बस को चलाने में, इसको चलाने में, उसको चलाने में। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने में, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो हुआ है वो किससे हुआ है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ आपका विंड एनर्जी से, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ आपका सन एनर्जी से, वो हुआ है आपका वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। इस तरह के हाइड्रोजन को कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उससे वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। उस तरह के हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हरित हाइड्रोजन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल न्यूज़ निकाला था कि हमने मेलिसा हरिकेन से पीड़ित कैरिबियन कंट्री जमाइका और क्यूबा को राहत सामग्री भेजा है। ये देखो बेसिकली ना पैसा नहीं है, 20 टन्स का राहत सामग्री है। इसमें फूड, कंबल होगा, फिर टेंट होगा, फिर आपके मेडिसिन वगैरह सब होंगे। ये इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से जा रहा है, इसलिए देखो ये इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है। ये देखो कैरिबियन है, हिट किया है क्यूबा को, ये देखो जमाइका है। ठीक है, ये सारे रीजन है जहाँ पे इसको हिट किया गया, यहीं पे भेजा जा रहा है। ये तो चलो ठीक है, आप बहुत जगह देखे रखते हो HDAR। HDAR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। और अभी फिलहाल पहला खेप भेजा गया है, फर्स्ट ट्रांच भेजा गया है 20 टन्स ऑफ रिलीफ मेटल। वो तो छोड़ो। जो हरिकेन मेलिसा है ना, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसको कैटेगरी 5 में रखा गया था। कैटेगरी 5 का मतलब होता है ना, यहाँ पे विंड का स्पीड लगभग 250 किलोमीटर से ऊपर होता है। ज़बरदस्त तूफान था ये, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। बहुत तबाही हुई, इसलिए भारत ने भेजा। थोड़ा सा ज्योग्राफी का आ गया है तो थोड़ा सा जान लो। ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात ऐसे होता है ना, यहाँ पे आई होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ विंड है, विंड पैटर्न है जिसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है और ये अपने साथ क्या लाता है? बारिश, तूफान वगैरह सब लाता है। ये अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन्स में ओरिजिनेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओशन के किस पार्ट में ये ओरिजिनेट करते हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर इस तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, तब इसको कहा जाता है हरिकेन। इसका मतलब अगर अटलांटिक ओशन में ये बनेगा, फॉर्मेशन होगा डिप्रेशन का, कैरिबियन सी में होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास होगा या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में होगा, उसको कहा जाएगा हरिकेन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर ये होगा तो इसको कहा जाता है टाइफून। सदर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में अगर ये होता है तो इसको कहा जाता है साइक्लोन। ठीक है, आप ही बताना। आंध्र प्रदेश में एक साइक्लोन अभी आया था 2-3 दिन पहले, उसका क्या नाम रखा गया था और किस देश ने नाम रखा था? ये पिछले वाले वीडियो में भी है, उसको भी देख लेना। लेकिन उसको देखो, वहाँ पे कहा गया कि आंध्रा में ये साइक्लोन आया था। वहाँ पे हम लोगों ने हरिकेन या टाइफून का नाम नहीं यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन में ओरिजिनेट किया था। बेसिकली आपका ओरिजिनेट किया था किधर? ये ओरिजिनेट किया था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो देखो उस साइक्लोन का नाम क्या है। ठीक है, और कमेंट करके बताओ। ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2025, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं
नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर। ये देखो अवार्ड दे रहे हैं सबको। पहले थोड़ा सा जान लीजिए है क्या। ये जो अवार्ड है ना, ये 6 लोगों को दिया गया है। ये लोग कौन है? येशे दोरजी तोंगची अरुणाचल प्रदेश के, लयशराम मीमा मणिपुर के, रजनी बसुमतियारी असम के, LR साइलो मिजोरम के, डॉक्टर सूर्यकांता हजारिका असम के, और प्रोफेसर डेविड R सेमिला मेघालय के। ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया है सरहद पुणे। ये बेसिकली NGO है जो बेस्ड है कहाँ पे? पुणे में। और इसमें 6th एमिनेंट पर्सनालिटी को दिया गया है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, म्यूजिक, सिनेमा एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। ये जो फंक्शन था कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और अवार्ड किसने दिया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, भूपेन हजारिका। इसके बारे में आप 10 सितंबर 2025 का वीडियो डिटेल में देख सकते हो। भूपेन हजारिका असम के हैं। असम के नोटेड सिंगर, पोएट, फिल्म, आप नाम ले लो, टावरिंग कल्चरल पर्सनालिटी हैं। इनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको, क्योंकि ये गाना भी गाते थे ना, इनको सुधा कंठा भी बोला जाता है। ठीक है, और 2019 में भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को दिया था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। असम गवर्नमेंट इस साल भूपेन हजारिका सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहा है, यानी कि पूरे साल भूपेन हजारिका पे कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहेगा। उसी में एक ये था जिसमें पहली बार भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड दिया गया गुवाहाटी में। ठीक है, डिटेल जो है ना भूपेन हजारिका का वो आप देख सकते हो 10 सितंबर 2025 के वीडियो में। फिर स्पोर्ट्स में 3rd एशियन यूथ गेम्स में इंडिया जो था वो 6th पोजीशन पे आपका आया। ठीक है, अब इसको देखो कैसे पढ़ना है। 3rd एशियन यूथ गेम्स ये हुआ कहाँ पे था? मनामा। मनामा कैपिटल है किसका? बहरेन। बहरेन एक अरब कंट्री है, ये वेस्ट एशिया में आपका आता है। ठीक है फिर ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया का रैंक कितना था? 6th। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 48। इसमें 13 गोल्ड था, 18 सिल्वर था और 17 ब्रॉन्ज था। ठीक है, टॉप पे कौन था? चाइना। टोटल मेडल उसने कितने जीते? 147। टोटल कितने जीते उसने? 63 गोल्ड, 49 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज। सेकंड पे था उज्बेकिस्तान, थर्ड पे था कजाक, फोर्थ पे था ईरान, फिफ्थ पे था थाईलैंड और सिक्स पे था इंडियन। थोड़ा इस पर ध्यान देखो, ये क्यों बता रहे हैं आपको हमेशा देखो यही रहता है पढ़ने का तरीका। ये कहाँ पे हुआ? वो तो हो गया मनामा, बहरेन। फिर पूछता है इंडिया का रैंक कितना था, ये भी पूछ सकता है। 6th। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 48। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सिल्वर ब्रॉन्ज बहुत कम चांस होता है पूछता है गोल्ड। बहुत बार आप देखोगे जब इस तरह का स्पोर्टिंग इवेंट्स होगा, एक तो बहुत सिंपल रहेगा तो पूछेगा टॉप पे कौन था? चाइना। बहुत बार होगा ना, चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ये भी पूछ लेता है। अगर 100 के स्केल में बात करें 5% चांस है कि वो पूछ लेगा चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। 5% चांस है। ठीक है, ज़्यादा चांस क्या है? टॉप पे कौन था, या फिर टॉप 5 कंट्री कौन था जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉप था चाइना, उज्बेक, कजाक, ईरान, थाईलैंड और 6th इंडिया है, वो हमें याद करना है। फिर क्या सारे इंडियन एथलीट्स जिसने गोल्ड मेडल, सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता सबका नाम याद रखना है? वो देखो इम्पॉसिबल है, आप नहीं याद कर सकते हो 48 का। कोशिश ही मत करना, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? ये खुशी ने जीता है, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल था और इसने जीता गर्ल्स के 40 kg कुराश इवेंट में। ठीक है, फिर पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया? पहला जो गोल्ड मेडल था ना वो गर्ल्स की कबड्डी टीम ने जिताया, जिसने हरा दिया था किसको? ईरान को। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत रखना, कबड्डी एक टीम इवेंट होता है। ठीक है, तो पहला गोल्ड मेडल तो कबड्डी टीम ने जिताया। अगर पूछता है पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता भारत के लिए, दोनों में अंतर हो गया। अब इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो वो है प्रीति
स्मिता भोई, इन्होंने जीता। इन्होंने गर्ल्स के क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, प्रीत स्मिता भोई ने, ये थोड़ा सा इसको याद रखना, ये लड़की को प्रीत प्रीत स्मिता प्रीति स्मिता भोई। ठीक है, ये याद रखना। अब स्टडी हो जाएगा अबाउट एशियन यूथ गेम्स। इसको ऑर्गेनाइज करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अब यूथ गेम्स है, इसका मतलब एज का रिस्ट्रिक्शंस होगा। नॉर्मली इसमें एज का जो रिस्ट्रिक्शंस होता है ना 14 to 18 ईयर्स होता है, लेकिन इसमें जो स्पोर्ट्स थे ना, जैसे 24 स्पोर्ट्स थे, 24 स्पोर्टिंग इवेंट्स थे मनामा में। अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में ना अलग अलग एज का ग्रुप था, किसी में 15-16 साल था, किसी में 15 से 17 साल था। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो था ओवरऑल वो 14 था, मैक्सिमम जो था वो 18 था। अगर हर स्पोर्ट्स का इंडिविजुअली तो पूछेगा नहीं, रफ पूछेगा तो जनरल एज ग्रुप क्या था, 14 to 18 ईयर्स के जो बच्चे थे वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये कितने दिनों पे होता है, ये 4 ईयर्स पे होता है, ये याद रहेगा। फिर फर्स्ट जो था ना ये सिंगापुर में हुआ था 2009 में। ठीक है, फिर अगले 4 ईयर्स के बाद सेकंड जो हुआ वो हुआ नानजिंग चाइना में 2013 में। तो फिर अब 17 में होना चाहिए ना। देखो 2017 जो था ना वो अवार्ड किया गया था हम्बनतोता कहाँ है, श्रीलंका में। और 17 का जो था वो अवार्ड किया गया था शांताऊ चाइना, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। 2017 को कैंसिल करने का मेन कारण था श्रीलंका में आपके पैसे वैसे थे नहीं उसके पास, तो उसने कहा दिया हम नहीं कर पाएंगे, कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो नहीं पाया। शांताऊ चाइना में क्यों नहीं, क्योंकि ये कोविड का पीरियड था, इसके कारण देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब 13 के बाद सीधा कहाँ पे हुआ, 2025 में। तो कितने सालों के बाद मनामा बहरीन में ये ऑर्गेनाइज किया गया, 12 ईयर्स। इसका मतलब 12 सेकंड और थर्ड में गैप कितने साल का हो गया, 12 ईयर्स का गैप हो गया। जो थर्ड वाला है ना उसमें भी कहानी है। ये ऑफर किया गया था ताशकंद जो कैपिटल है उज़्बेकिस्तान को, लेकिन लास्ट मोमेंट में उज़्बेकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मेरा स्टेडियम वगैरह तैयार नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में ये दिया गया मनामा बहरीन को और उन्होंने इसको आयोजित किया। याद ये रखना, जो 2025 एशियन यूथ गेम्स था मनामा में, ये क्वालिफिकेशन मीट था फॉर द 2026 यूथ ओलंपिक्स। ये याद रखना 2026 का जो यूथ ओलंपिक्स है ये कहाँ पे होगा, डकार कहाँ है, ये कैपिटल है सेनेगल का, सॉरी डकार ये कहाँ पे है, ये सेनेगल में है। ये सारा इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। आज के वीडियोस के बेस पे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम्स पे जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर आधारित है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखना, नॉट करेक्ट। फर्स्ट ए, it is a voluntary group of 21 countries lying along the Pacific Ocean. B, the annual APEC Economic Leaders Summit 2025 was held in Gyeongju, South Korea. C, Hanoi, Vietnam will host the 2026 annual APEC Economic Leaders Summit meeting. D, the first G2 summit meeting between US and China was held at the sideline of the APEC Economic Leaders Summit meeting 2025. ये हो गया none of these. ठीक है, देखो आंसर क्या है, नॉट पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब सी जो है वो गलत है। आप जानते हो हनोई में मीटिंग नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, शेंजन। ठीक है, शेंजन चाइना में होगा आपका 2026 का समिट मीटिंग। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 इज नॉट करेक्ट। अगेन वही क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट। ए, it has been released annually since 2008 by the US-based World Justice Project. B, it ranks 145 countries of the world and Qatar has been included for the first time. C, India was ranked 86.
a decline of 6 position as compared to 2024. D. Venezuela was ranked at the bottom of the index. E. None of these. नॉट करेक्ट पूछ रहा है, वो ध्यान रखना है। देखो नॉट करेक्ट में क्या होगा, बी। टोटल कंट्री कितना है 143, नॉट 145, इसलिए ये गलत है। 3. Which of the following Indian educational institutions was ranked the highest in the recently released QS World University Ranking Asia 2026? A. Indian Institute of Science Bangalore, B. IIT Mumbai, C. IIT Delhi, D. Delhi University, E. None of these. ठीक है, आप जानते हो आंसर क्या है, IIT दिल्ली। लगातार 5th टाइम्स IIT दिल्ली को टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक किया गया है, लेकिन एशिया में इसका ओवर रैंक कितना है, 59th है। टॉप किसने किया था, हांगकांग वाले ने। 4. Which country hosted the second World Summit for Social Development 2025? A. Denmark, B. Saudi Arabia, C. Qatar, D. Switzerland, E. None of these. आप जानते हो इसका आंसर क्या है, दोहा, कतर। Question number 5. Zohran Mamdani, son of Indian filmmaker Meera Nair, has been elected mayor of which American city? A. Los Angeles, B. New York City, C. Philadelphia, D. Boston, E. None of these. इसका आंसर क्या है, अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, उसके ये मेयर चुने गए हैं, जो पहले मुस्लिम हैं और पहले साउथ एशियन या इंडियन ओरिजिन के हैं, जिसको मेयर इलेक्ट किया गया है न्यूयॉर्क सिटी का। आज के वीडियो में कुछ ये टॉप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे। बेसिकली देखो, वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि आपको ये पढ़ाया जाए कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए देखो, सिंपल एक लाइन का बताकर आपको नहीं निकलते, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इस कंटेंट को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।